हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौधरी और आज आपके सामने अपने इस चैनल पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित चैप्टर नंबर 4 जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है उसके बारे में लेकर के आ रहा हूं। और इन प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे आपके बहुत यूज़फुल आएगा। तो आप अपने दोस्तों से कहिए और इस चैनल से ज़्यादा जुड़ने का कष्ट करें क्योंकि जितने ज़्यादा आप जुड़ोगे मेरा उतना ही हौसला बढ़ता जाएगा और आगे से आगे और वीडियो में आपको और बड़े उत्सुकता से लेके आता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिसेस। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर ये क्वेश्चन शुरू किया जा रहा है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, तांबे के परमाणु की जो तीसरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है, बिल्कुल 29 होता है। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब यहाँ हर क्लास के लिए n की संख्या अलग अलग होती है, जैसे 1 2 3 4 होती है। तो पहली क्लास के लिए हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, दूसरी क्लास के लिए 2 3 इस टाइप से। तो यहाँ पूछा है तीसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनों की कितने होंगे। तो तीसरी कक्षा के लिए अगर इलेक्ट्रॉनों की बात कर रखे तो साइड में अपना ये जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है परमाणु क्रमांक, जो तांबे का परमाणु क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें आएगा 18। तो ऑप्शन आपके रहेगा सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि अर्धचालक जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो इसमें अपने जो इलेक्ट्रीशियन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग या सबसे इम्पोर्टेंट अर्धचालक पदार्थ की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। यहाँ जर्मेनियम ऑप्शन दिखाया जा रखा है तो ऑप्शन इसका होगा डी। और अर्धचालक पदार्थ वो होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, सिलिकॉन का होता है 14। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में व्यवस्थित करोगे तो सबसे अंत की जो कक्षा होती है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नियन ध्रुवता संचेतक का ऐसी आपूर्ति जांचते समय क्या संचेतक होना चाहिए। ऐसी आपूर्ति जांचते समय दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा ए, कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो जलते ग्लो करते हैं, वही ऐसी आपूर्ति को जांचते समय इनका पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि एक 500 वाट का लैंप है, उसको 5 घंटे जलाना है, बिल्कुल 5 घंटे जलाना है। जलाने पर जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी खपत कितनी होती है उसको एक यूनिट में निकालिए। देखो, विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास साइड में एक पॉइंट दे रखा है कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर, 1 घंटे में हम कितने किलो वाट की खपत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी 1 यूनिट बनती है और वो 1 यूनिट जनरेट होती है। तो इसी क्वेश्चंस के बेस अगर इस फॉर्मूले के आधार पर अगर तुम सॉल्व करते हो, 5 घंटा यहाँ दे रखा है, 500 वाट यहाँ क्षमता दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी यूनिट बनेगी वो कितनी यूनिट बनेगी, 2.5 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ दे रखा है 100 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब है, उसके गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो वो गर्म प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ हमारे पास पावर दे रखी है, 100 वाट की पावर होती है और 250 वोल्टेज दे रखा है। धारा यहाँ दे नहीं रखी है, तो सबसे पहले हमें धारा फाइंड आउट करनी होती है और धारा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
पावर का वो P बराबर होता है V इंटू आई। यहाँ जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 100 वाट की। वोल्टेज अपने पास 250 वोल्ट है। इससे सबसे पहले करंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद करंट और वोल्टेज को प्रतिरोध के फॉर्मूले में रखे जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो अराउंड 650 ओम आएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। चेक कीजिए इसको, अगर नहीं हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रख सकते हैं। किसी को भी इस पॉइंट पर अगर कोई समझ में नहीं आए तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? ये वैसे तो आता है किरचॉफ का सेकंड नियम। ये जो पॉइंट होता है वो किसको बताता है? किरचॉफ के सेकंड नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बिल्कुल किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक होता है किरचॉफ का धारा नियम होता है, बिल्कुल ये साइड में दे रखा है। किरचॉफ का पहला नियम जिसे KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। इसमें तो ये कहता है कोई एक संधि बिंदु है, उस संधि बिंदु पर जितनी भी धाराएं मिलती है, चाहे आने वाली धाराएं हो चाहे जाने वाली धाराएं हैं, उनका योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो सेकंड नियम अपने को यहाँ दे रखा है वो विभव के आधार पर नियम होता है, इसलिए इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस दिया गया है ये दिया गया है वोल्टेज के नियम पर दिया गया है। वोल्टेज का बैलेंस कैसे होता है उसके आधार पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऑप्शन होगा डी दूसरा, किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे KVL भी बोल सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न अपने कहता है कि यदि तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3 ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब समांतर क्रम में देखो, प्रतिरोधों का दो प्रकार से संयोजन किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम जो संयोजन होता है वो साइड में देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस दे रखा है। ये भी इसी से मिलता जुलता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए 17 में जो तीन प्रतिरोध दिखाए जा रहे हैं, देखो R1 दे रखा है 8 ओम का, R2 हमें ज्ञात करना, R3 दे रखा है 3 ओम का, और यहाँ टोटल इन प्रतिरोधों के अक्रॉस में जो वोल्टेज जा रहा है वो है 24 वोल्टेज का। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है। तो ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में ही जुड़े हुए हैं। अब जब यदि तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होता है ये RT इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। इसका कई जगह अलग अलग भी होता है, जैसे कई लोग इसमें कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो कई लोग क्या है गलती से इसको बी करके आ सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, बी इस रेस्पेक्ट में काम नहीं करता है। बी में देखिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है। वो फॉर्मूले में चेंज होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी प्रकार आगे चलते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलता जाता है। तो बी ऑप्शंस में थोड़ा सा ये चेंज देखने को मिलता है। तो इसलिए बी ऑप्शंस पर फोकस करना है कि इसको बिना देखे या बिना सोच विचार के डायरेक्ट बी ऑप्शंस नहीं करके आए। थोड़ा सा इस फॉर्मूले पर कंसंट्रेट करें। जब हम RT जो है 1/, में अगर जब RT को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला जो राइट फॉर्मूला मिलेगा या राइट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा D। ठीक है, ओके। और इसी प्रकार जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसी का भी इसी तरीके से हमें उत्तर निकालना है। ठीक है, इसका राइट आंसर वैसे तो मिलेगा क्या, इसका राइट आंसर आप करना, और किसी को सॉल्यूशंस नहीं मिलता है तो उसका आंसर भी आपको
बताया जाएगा। आप जितना भी है अपनी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसका राइट आंसर वैसे मिलेगा सी। ठीक है, किसी को भी अगर दिक्कत हो कहीं तो वो अपना सुझाव डाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए जो ओपन है R2 प्रतिरोध उस पर कितना होगा। जैसे ये अपना डायग्राम दिखाया जा रहा है, एमीटर लगा हुआ है, यहाँ R1 प्रतिरोध लगाया हुआ है और इसी प्रकार R2 लगाया हुआ है जो ओपन है। ठीक है, R2 यहाँ पर क्या है, ओपन कंडीशंस में। तो इस समय R2 पर क्या होगा, R2 जब ओपन है तो यहाँ पर क्या होता है कि अनंत मान का पाठ्यांक संकेत करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शंस होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें इन्फिनिटी या इंडिकेट करता है अनंत पाठ्यांक पर संकेत इंडिकेट करता है। जब प्रतिरोध ओपन होता है तो इनफाइनाइट पर शो करता है, बिल्कुल। इसी प्रकार ये दे रखा है एक खुला सर्किट है तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर वही होता है, जब प्रतिरोध अगर खुला हुआ हो तो हमें जो मान मिलेगा वो अनंत मान मिलेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए मैंने दोनों को आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग एक की जगह सेट किया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोई चालक है, उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, देखो साइड में हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रतिरोध का सूत्र दिखाया जा रहा है। इसमें R इक्वल टू रो L/A होता है। अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर हमने क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि उसकी व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। अगर हमने किसी चालक है उसके व्यास को अगर हमने 2 गुना तक कर दिया जाए, मतलब कहने का मतलब होता है जो क्षेत्रफल होता है उसी के अंदर आता है व्यास। अगर हमने व्यास को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है, और वो कम कितना होता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे देखिए हमने L लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, क्षेत्रफल अगर हमने 2 गुना कर दिया जाए तो जो अगर हमने व्यास जो है उसको 2 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, व्यास का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 गुना तक बढ़ जाएगा, 4a हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें मेन L/A तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है, तो इसका मतलब 1/4 पार्ट 4 गुना तक इसमें जो है वो प्रतिरोध कम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रतिरोधकता है इसकी क्या इकाई होगी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये जो रो दिखा रखा है रेसिस्टिविटी, इसी को हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, तो हमें पता है R का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक ओम मीटर, इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो ओम मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर जो इसका बनेगा वो सी बनेगा, ओम मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रतिरोध का नाम क्या है। एक हमें प्रतिरोध यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस प्रतिरोध का नाम क्या है, तो ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को हम कहते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, और रंगकूट विधि होती है, उसके द्वारा प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा समय हम यहाँ पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने एक छोटी सी टेबल दिखा रखी है। इस टेबल के माध्यम से हमें ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। इसमें कलर के अकॉर्डिंग डिजिट दे रखी है, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है रेड, रेड है, रेड के लिए यहाँ क्रमांक दे रखा है 2। ठीक है, उसके बाद में आता है, उसके बाद में आ रहा है ब्लू, ब्लू के लिए दे रखा है 27।
ये 6 दे रखा है, तो 2 और 6 का बनता है। तो हम ऑप्शंस यहीं से हमें पता चल जाता है 2 और 6 केवल बी नंबर ऑप्शंस है वहीं मिल रहा है। बाकी के आगे मल्टीप्लायर है, टॉलरेंस है, इनकी भी गणना करने से हमारा पूरा ऑप्शंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 और 6 का मिलान करने से जो मिल रहा है वो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो 2 आ रहा है, तो वो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार दे रखा है रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। और इसी प्रकार 37 नंबर है, इसमें भी कह रखा है प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो ऑरेंज रेड सिल्वर इस प्रकार से क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास। अगर ये टेबल याद होगी तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले रेड है, तो रेड के लिए पॉइंट कितना है 2। फिर ग्रीन है, ग्रीन के लिए पॉइंट दे रखा है 5। तो यहाँ पर 2 और 5 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शंस नंबर मिल रहा है सी में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा, सी। ठीक है, इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चंस जो है वो आपको ट्राई करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। ओम मीटर जो है उसको अरेखीय क्रम में लीनियर स्केल में, नॉन लीनियर स्केल में क्यों ग्रेजुएटेड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होता है, क्योंकि जो धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए इसको समंजित किया जाता है नॉन लीनियर क्रम में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस दिखाए जा रखे हैं। एक 14 नंबर क्वेश्चंस है, एक इधर 22 नंबर क्वेश्चंस भी है। ठीक है, और आगे ये यही है। तो इनका एक सिंपल सा मेथड है। ये अपने साइड में एक पॉइंट दिखाया जा रहा है, इस साइड में जो ये दिखाया जा रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए दिखाया जा रहा है। और इस ब्रिज में क्या होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं। इन 4 प्रतिरोध में से कोई 3 प्रतिरोधों के मान हमें दिए हुए होते हैं, चौथा प्रतिरोध का मान निकालना होता है। बीच में जो कंडीशंस दे रखी है null, ये होती है बैलेंसिंग कंडीशन, मतलब इसकी संतुलन की अवस्था कहलाती है। जब संतुलन की अवस्था होती है उस समय जो गैल्वेनोमीटर है वो एकदम सीधी लाइन दिखाती है और उसमें कोई विक्षेप नहीं होता। तब जब संतुलन की कंडीशंस में हो तो यहाँ एक फॉर्मूला काम करता, वो है RA/RX = R1/R2। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चंस करना है। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आंसर भी मिल जाएंगे। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बी 9 ओम, और 22 जो नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बी होगा बी 6 ओम। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोशिश करिए। अगर फिर भी कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए, हम आपको इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का जो गुण होता है वो गुण होता है अभ्रक में। किस में आता है, वो गुण आता है अभ्रक में। सॉरी, ए नंबर राइट आंसर होगा। माइका या अभ्रक होता है जो मटेरियल अपने यूज़ किया जाता है। फिर आता है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन कौन सी होती है। ये ओम का नियम होता है कि कोई भी समान ताप या समान स्थिति में विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V = होता है IR बोल सकते हो, या इसका B ऐसे भी बोला जा सकता है। अगर हमें I फाइंड आउट करना है तो V/R भी हो सकता है, और अगर हमें प्रतिरोध फाइंड आउट करना है तो V/I भी हो सकता है। तो ये 3 ही राशियाँ होती है, वोल्टेज होता है, धारा होता है और प्रतिरोध होता है। तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध ये किस में मिलेगा, ये मिलेगा सी ऑप्शन से उसके अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन से उसके अंदर ये तीनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं।
कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। कोई एक शाखा है जो खुली हुई हो तो उससे समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। बस फर्क यही पड़ेगा, जब शाखा खुली हुई होगी तो उस परिपथ में धारा नहीं बहेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई चालक है, उसके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए। हमने पिछले पढ़ा था कि व्यास को दुगुना किया तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया था, और क्षेत्रफल जब 4 गुना हो जाता है तो प्रतिरोध 1/4 भाग कम हो जाता है। अगर हमने क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर हमने दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। और कितना कम होगा, 2 गुना कम हो जाता है। तो 40 का राइट आंसर होगा 2 गुना कम हो जाता है। और ये आंसर कहाँ मिलेगा, ये ऑप्शंस मिलेगा बी में। ठीक है, सेम वही प्रश्न है। और चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जो चालक का प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो क्या होता है, तो वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। बैटरी की पोलैरिटी जांचने के लिए या ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। जो AB पॉइंट है उस AB पॉइंट को अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये AB A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अगर हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो हमें मिलेगा यही होगा कि जो परिपथ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा। अगर हमने ओपन करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, ए। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक श्रेणी परिपथ है उसका उपयोग क्या होता है। श्रेणी परिपथ है उसका उपयोग किस में आता है, फ्यूज़ में आता है। बिल्कुल, फ्यूज़ में हम जो अपने जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जो घरों में अपने फ्यूज़ लगा हुआ होता है, तो उसमें श्रेणी परिपथ ही उपयोग में लेते हैं। 1 ओम से लेकर के 100 ओम तक मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग है वो किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इस काम के लिए उपयोगी होता है। 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक मापने के लिए जो हम विधि उपयोग में लेते हैं वो व्हीटस्टोन विधि होती है। इसी प्रकार बाकी भी विधि दे रखी है, वो अलग अलग प्रतिरोध के मापन के उपयोग से रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चालकता है। चालकता की इकाई क्या होती है। तो क्वेश्चंस है आपके सामने, फॉर्मूले हमें पढ़ाए हुए हैं क्लास में, तो क्लास के अकॉर्डिंग देखिए, अपने फॉर्मूले के बेसिस फॉर्मूले याद होंगे तभी इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशंस होता है। तो एक तो होता है डेफिनेशंस, किसी भी पॉइंट की डेफिनेशंस हो जाती है, फॉर्मूला हो जाता है, और उन पर क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक इनकी होती है इकाई क्या क्या होती है। तो ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं, एक टॉपिक से कम 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर इन क्वेश्चनों की पकड़ अच्छी होगी तो काम इजीली आसान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जो चालकता है उसकी इकाई होती है महो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ही इसी को परिभाषित करता है। कोई ओम है जो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है, उसको अगर परिभाषित करना है तो उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। श्रेणी परिपथ है उसमें खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है।
जो खुला हुआ प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रतिरोध खुला हुआ है तो क्या प्रभाव जो है वो इस पर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो खुला हुआ परिपथ है तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, लेकिन सप्लाई होती है करंट की वो नहीं दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है। देखो इकाई वाले मामले में हमें यही ऑप्शन है कि हमें याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई और तरीका होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा सी, ओम मीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ है, उसमें शंट प्रतिरोध है R2, उसका क्या उपयोग है। शंट प्रतिरोध जो R2 है उसका क्या उपयोग है। ये R2 क्या करता है कि संचयक की जो शून्य स्थिति है उसको समांजित करता है, मतलब ये है R2 जो सी, इसका राइट आंसर होगा एक्चुअली सी। ये R2 है, वेरिएबल प्रतिरोध होता है। तो वेरिएबल प्रतिरोध क्या होता है, हम हमेशा एडजस्ट करने का काम करता है, इसके मान को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। जो चालक है उसमें ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है वो है धारा का वर्ग। धारा का जब वर्ग बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगी और तो ऊष्मा उससे प्रभावित होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, इनमें किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। सबसे कम धारा बहाव होगा। 46 नंबर जो प्रश्न है उस पर गौर कीजिए। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मतलब समांतर क्रम में, तो उसको 1/, उस रेशियो में फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला जो था वो हमारे पास इस तरीके से था, 1/RT इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से चलता जाता था। तो जिस राशि का मान सबसे ज़्यादा होगा उसको जैसे ही हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पर सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ये कि सबसे कम धारा जो प्रवाहित होगी वो उसी में बहेगी जिसमें प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होगा, सबसे कम होता है। तो जिसमें प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा उसमें धारा सबसे कम बहेगी, क्योंकि धारा जो है प्रतिरोध को नियंत्रित करने का काम करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ताम्र चालक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा सी, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो हम लगातार लेके आएंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे अपने ITI के छात्रों के लिए। तो आगे से आगे जितने भी आपके दोस्त मिलते हैं उनको मोटिवेट करते रहिए, उनको इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए, क्योंकि आपका विश्वास और आपका ये जो जुड़ाव है वही हमें आगे प्रोत्साहित करता रहेगा, मोटिवेट, मुझको भी मोटिवेट मिलता रहेगा कि मैं आगे से आगे इस चैनल को और एक्टिव हूँ और ऐसी पैशनेट तरीके से क्या है कि आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।